28 फरवरी सन 1993 वेको टेक्सास यूएसए में एक ऐसा युद्ध चालू होता है जो कि दो देशों के बीच नहीं बल्कि अमेरिकन सरकार का खुद के नागरिकों के साथ था। इस हादसे ने अमेरिका के लोगों को अंदर से दहला दिया था। How long do you think we've been preparing? जिसके बारे में वो याद करके आज भी सहम जाते हैं। They believed that the end of the world is coming soon and that they were going to be in a battle with the federal government. लेकिन ऐसा क्या हुआ था कि गवर्नमेंट अपने ही लोगों को मारने के लिए उतारू हो गई। कुर्सी की पेटी बांध लो, क्योंकि ये कहानी है संकल्प, संघर्ष और अंधभक्ति की। सुनते रहो, आपकी भी बोलती बंद हो जाएगी। ATF raid had become the longest shootout in American law enforcement history. Please, no! There are women and children in here! If the Bible is true, I am Jesus Christ. 28 फरवरी सन 1993 को ब्यूरो ऑफ अल्कोहल, तंबाकू, फायर आर्म्स एंड एक्सप्लोजिव्स, जिसे ATF फोर्स कहते हैं, तो मैं इतना लंबा नाम नहीं लूंगा, सिर्फ ATF बोलूंगा। देखिए, ATF ने वहां की एक धार्मिक संस्था जिसका नाम था ब्रांच डेविडियंस, वहां पर रेड मारी क्योंकि उनके पास पक्की खबर थी वहां के लीडर यानी वहां के गुरु जिसका नाम था डेविड कोरेश, वो वहां पर इल्लीगल वेपन्स जमा किए हुए था और उसके कैंपस में चाइल्ड अब्यूज और एक्सप्लॉयटेशन भी हो रहा था। ATF फोर्स का मकसद था कि कैसे न कैसे करके डेविड को अरेस्ट किया जाए। ATF का यह ऑपरेशन बहुत ही क्विक ऑपरेशन होने वाला था, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि अगर तुम शेर हो तो आगे वाला सवा शेर भी हो सकता है। जैसे ही ATF फोर्स ने छापा मारा, वैसे ही डेविड के भक्तों ने भी पलटवार कर दिया, क्योंकि उन्होंने पहले ही हथियारों का जमावड़ा लगा रखा था। जिस रेड को एक रूटीन रेड होना चाहिए था, वो अब एक युद्ध में बदल गई थी, जो कि घंटों तक चली। देखिए, हुआ यह था कि ATF की इस मिशन के बारे में किसी न्यूज रिपोर्टर को टिप मिल गई थी और जिस दिन रेड होनी थी उसी दिन वो रिपोर्टर भी वेको सिटी में पहुंच गया और वहां पहुंचकर उस रिपोर्टर ने किसी से ब्रांच डेविडियंस के कंपाउंड का एड्रेस पूछते हुए उस व्यक्ति को बताया कि आज वहां पर रेड होने वाली है। लेकिन उस रिपोर्टर को यह नहीं पता था कि जिससे वो एड्रेस पूछ रहा है वो खुद डेविड कोरेश का साला था। जिसके बाद डेविड कोरेश का साला कंपाउंड में पहुंचकर सबको आगाह कर देता है कि पुलिस आ रही है, सब अपनी अपनी बंदूकें लोड करो। और जिसके बाद ब्रांच डेविडियंस के फॉलोअर्स 40 डिफरेंट लोकेशन पर तैनात हो गए। तो अब आएगा कहानी में मजा। और फिर आए ATF के जवान, वो भी कैटल ट्रक्स के अंदर छुपकर और अपनी ऑफेंसिव पोजीशन लेते हुए। जैसे ही वो कंपाउंड के अंदर एंटर होते हैं तो उनके स्वागत में उनके बाप पहले से ही अपनी ऑटोमेटिक मशीन गन लिए बैठे थे। जिसके बाद शुरू होता है एक घमासान युद्ध, जिसे आज भी सुनकर लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। This is not an assault. The siege is over now. The gas you will be smelling is a non-lethal tear gas. Exit the compound now. You will not be harmed. ये युद्ध करीब 2 घंटे तक चला। डेविडियंस के फॉलोअर्स को उलझाने के लिए हेलीकॉप्टर्स मंगवाए गए, लेकिन उन्हें भी मुंह की खानी पड़ी और दुम दबाकर भागना पड़ा, क्योंकि उस हेलीकॉप्टर को डेविडियंस ने गोलियों से छल्ली कर दिया था। ATF के जवान बिल्डिंग के हर कोने से एंटर करने की कोशिश कर रहे थे। बताते हुए मुझे हंसी आ रही है, लेकिन सीढ़ियों का इस्तेमाल कोई इनसे सीखे। देखिए, मैटर ऐसा हो गया था कि बिल्कुल क्लोज फाइटिंग चल रही थी और वहीं जो जवान बाहर बंकर बंद गाड़ियों के पास खड़े हुए थे वो अंधाधुंध बिल्डिंग के ऊपर गोलियां चला रहे थे, ये फिक्र भी ना करते हुए कि वहां उस बिल्डिंग के अंदर औरतें और बच्चे भी हैं। तभी एक ब्रांच डेविडियंस का एक फॉलोअर 911 पर कॉल करता है। Around our building, they're shooting at us in Mount Carmel. Mount Carmel? Yeah, tell them there are children and women in here and to call it off. और कहता है कि 75 से भी ज्यादा जवान हमारी बिल्डिंग पर अटैक कर रहे हैं, आप प्लीज उन्हें फायर करने से रोकें, क्योंकि अंदर महिलाएं और बच्चे भी हैं जो घायल हो सकते हैं। जिसके बाद पुलिस डिपार्टमेंट ने ATF को कॉल ट्रांसफर की और कहा अंदर से कॉल आया है और वो शूटिंग को बंद करने को कह रहे हैं और बात करना चाहते हैं। उसी वक्त ATF के डेप्यूटी डायरेक्टर ने वॉशिंगटन DC में कॉल लगाई और उनसे FBI की मदद मांगी नेगोशिएशन करने के लिए। जिसके बाद FBI के एजेंट्स मौके पर पहुंचते हैं और करीब 2 घंटे की शूटिंग के बाद और जब ATF की एमओ यानी गोलियां खत्म होने लगी, तब FBI के एजेंट्स ने जैसे तैसे करके इस युद्ध पर विराम लगाया और फिर जाकर दोनों तरफ से शूटिंग बंद हुई। वहीं दूसरी तरफ डेविड कोरेश, जिसके खुद के बाजू और पेट पर गोली लगी थी, वो अपनी सेना को यानी अपने
फॉलोअर्स को सीज फायर का ऑर्डर देता है, यानी युद्ध विराम की घोषणा। जिसके बाद एटीएफ फोर्स अपने 18 घायल सिपाही, जिनमें से तो 4 मर चुके थे, उन्हें उठाकर वहां से वापस भाग लेते हैं, क्योंकि उन्हें अब पता चल चुका था कि ये कोई नॉर्मल इंसान नहीं है जो बिल्डिंग के अंदर बैठा है। लेकिन वहीं ब्रांच डिविडियंस के भी 5 जने मर चुके थे। जैसे ही एटीएफ फोर्स वहां से दफा हुई, डिविडियंस के फॉलोअर्स ने भी बंकर गिराना शुरू कर दिया और अपनी ही बिल्डिंग के अंदर मोर्चाबंदी कर दी, क्योंकि अब उन्हें लग रहा था कि वक्त आ चुका है जिसकी भविष्यवाणी उनके लीडर डेविड कोरेश ने की थी। David Koresh was a monster. David Koresh। लेकिन ये साला चीज क्या थी, सुनकर आपके भी तोते उड़ जाएंगे। ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, क्योंकि अब तक मैंने जो भी बताया शायद ही आपको समझ आया होगा। असल में तो आपका दिमाग अब काम करना शुरू होगा। तो बात करें डेविड कोरेश की, तो चलिए पहले यह जानते हैं कि डेविड है कौन। डेविड कोरेश एक सिरफिरा कल्ट लीडर था जो अपने आप को जीसस क्राइस्ट का सन यानी उसका बेटा और एक मसीहा बताता था, और जिसका भाग्य दुनिया को अंत के समय तक ले जाना था। अकॉर्डिंग टू हिम उसकी यही भविष्यवाणी थी, और उसने बाइबल का इस्तेमाल लोगों के ब्रेन वॉश करने के लिए किया। उसने बाइबल को एक हथियार की तरह यूज करते हुए अपने फॉलोअर्स को मैनिपुलेट किया और उन्हें तैयार किया उस लड़ाई को लड़ने के लिए जिसे वो भगवान से शैतानों की होने वाली लड़ाई बताता था। डेविड कोरेश का असली नाम वर्नन वेल होयल था, और इसका जन्म 17 अगस्त 1959 में ह्यूस्टन टेक्सास में हुआ था। और जब वो 1981 में 21 साल का हुआ, तब वो टेक्सास की सिटी वेको में शिफ्ट हो गया। वर्नन हाउल का सपना म्यूजिक फील्ड में एंटर करने का था और एक बहुत कामयाब रॉक स्टार बनने का था, लेकिन जब वो सपना ना पूरा हो सका, तब वो वहीं वेको टेक्सास में ही रहने लगा। और क्योंकि वो अंदर से टूट चुका था, इसलिए वो स्पिरिचुअल गाइडेंस की तलाश में निकला। इसी चक्कर में उसकी मुलाकात उन लोगों से होती है जिनसे उसकी सोच मिलती जुलती थी, और फिर उसने ज्वाइन किया सेवंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च, जिसके लोग खुद को ब्रांच डिविडियंस बताते थे। और वर्नन हॉल अगले 4 साल तक इस ग्रुप के कंपाउंड माउंट कार्मल सेंटर में डेरा बना लेता है और वहीं रहने लग जाता है। और उस सेंटर को जॉर्ज रोडन नाम का बंदा रन करता था। और इन्हीं 4 सालों में वर्नन हॉल की पर्सनैलिटी को देखते हुए ग्रुप के बहुत से लोग उसे बहुत लाइक करने लगे, खासकर जवान औरतें, और उसके कई अफेयर्स भी चले। उसने तो कंपाउंड के मालिक जॉर्ज रोडन की मां, जिसकी उम्र 60 साल थी, उसके साथ भी अफेयर चला रखा था। इसी के चलते उसे धक्के मारकर बाहर निकाल दिया गया। और आश्चर्यजनक बात तो यह है कि उसके कई फॉलोअर्स जो उसी ग्रुप में थे, वो भी उसे छोड़ वर्नन हाउल के पीछे पीछे निकल पड़े। और 2 साल तक इधर उधर धक्के खाने के बाद वर्नन हाउल अपने कुछ फॉलोअर्स के साथ वापस माउंट कार्मल सेंटर आता है, उस सेंटर पर अपना मालिकाना हक जताने, जो कि उसका था भी नहीं। 3 नवंबर सन 1987 वर्नन अपने फॉलोअर्स के साथ और हथियारों से लैस होकर जॉर्ज रोडन के माउंट कार्मल सेंटर पर हमला कर देता है। 45 मिनट की लड़ाई चली, जिसमें रोडन की सिर्फ एक उंगली पर चोट है, लेकिन पुलिस ने तब तक चारों ओर से उस एरिया को घेर लिया और फिर वर्नन हाउल और उसके फॉलोअर्स को जेल में बंद कर दिया और अटेम्प्टेड मर्डर का चार्ज लगा दिया। लेकिन स्टेट कोर्ट में पेशी के दौरान ज्यूरी ने सबूतों के आधार पर उसको और उसके साथियों को बाइज्जत बरी कर दिया। वर्नन हाउल के जेल से छूटने के बाद माउंट कार्मल सेंटर का अब कोई मालिक नहीं था, सब उसे छोड़कर चले गए थे, क्योंकि उसके एक्स ओनर यानी जॉर्ज रोडन को मेंटल हॉस्पिटल में बंद किया गया था, जहां से वो भाग गया था। वर्नन हाउल ने इसी बात का फायदा उठाकर रोडन का बचा खुचा प्रॉपर्टी टैक्स भरा और ब्रांच डिविडियंस का न्यू लीडर बन गया। उसकी लीडरशिप में उसके फॉलोअर्स ने कंपाउंड को रिकंस्ट्रक्ट किया, FLL लाइसेंस लिया और गन्स शो में अपनी गन्स को बेचकर और उसी कमाए हुए पैसों से वो अपने कंपाउंड को और ज्यादा मॉडिफाई करने लगे। इसके अलावा और ज्यादा हथियार खरीदने में लगाए और उसी वक्त वर्नन हाउल ने अपना नाम बदलकर डेविड कोरेश कर लिया, जो कि इंस्पायर्ड था किंग डेविड और साइरस द कंकरर से, जिसके बाद उसके फॉलोअर्स मानो जैसे कि उसकी पूजा ही करने लगे। वो उनके लिए भगवान बन गया था और अब वो इस ग्रुप की हर चीज को कंट्रोल करने लगा, खाने से लेकर सोने तक। कौन सी लड़की मां बनने के लायक है और कौन सी नहीं। उसने तो वहां जितने भी लोगों की शादियां हुई थी, उसने उन शादियों को खत्म करने को कहा और वहां मौजूद जितने भी मर्द थे उनसे कहा कि तुम्हारी बीवियां आज से मेरी बीवियां हैं, और उन मर्दों को सिंगल रहने की शपथ दिलाई। अब उसकी डिक्टेटरशिप के चलते हुए उसने अंडर एज गर्ल्स के साथ भी संबंध बनाने चालू कर दिए और उसने लोगों का ब्रेन वॉश ही इस तरह का किया था कि लोगों को उसका कहना मानना ही पड़ता था, और जो नहीं मानता था उसे भगाया नहीं, वो खुद भाग जाता था। What about the girl next to you? What do you think of David? I think he's great. Yeah, how old are you?
16? इल्लीगल वेपन्स का जमावड़ा करना और औरतों बच्चों के साथ असोल्ट करना, वो भी माउंट कार्मल सेंटर के अंदर। ये सारी बातें टाउन में फैलने लगी, जिसके बाद की कहानी आप सबको पता है कि क्या हुआ था उस 28 फरवरी 1993 के दिन। अब इस इंसिडेंट में आगे क्या हुआ वो जानते हैं। एटीएफ फोर्स ने जब अपने पैर वापस खींचे तब जाकर यह मसला एफबीआई के हाथ में आ गया और एफबीआई ये बिल्कुल नहीं चाहती थी कि कोई खून खराबा हो, जिसके बाद चालू होती है एफबीआई की डेविड कुरेश के साथ बातचीत, नेगोशिएशन। डेविड कुरेश एफबीआई के लाख मनाने के बाद भी सरेंडर नहीं करता, पर कुछ समझौतों पर जरूरत है, जैसे कि वो हर बार 2 बच्चों को रिलीज करेगा जब उसे रेडियो पर ब्रॉडकास्ट करने दिया जाएगा। और जब एफबीआई ने यह बात मानी तो शुरू होता है रेडियो ब्रॉडकास्ट। वो रेडियो में गॉड के बारे में बात करता है, देवताओं के बारे में बात करता है और लोगों को मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है और बताता है कि कैसे ईश्वर ने उसे सिलेक्ट किया है इस दुनिया को एंड तक ले जाने के लिए। और अगले 10 दिनों तक यही चलता रहा। जब जब डेविड को रेडियो ब्रॉडकास्ट करने दिया जाता तब तब वो कुछ औरतों और बच्चों को छोड़ देता। कुछ और दिन गुजर गए, लेकिन अभी भी डेविड सरेंडर करने को राजी नहीं था। इसलिए अब एफबीआई ने भी कठोर कदम उठाने शुरू कर दिए, जैसे कि कंपाउंड की बिजली काट देना, रात को लाउड स्पीकर लगाकर डिविडियंस को सोने ना देना, ताकि वो थक कर हार मान जाए। लेकिन फिर भी इन चीजों का डेविडियंस पर कोई असर नहीं हुआ। एफबीआई के साथ कुछ और राउंड ऑफ नेगोशिएशन करने के बाद डेविड कुरेश ने यह जरूर कहा कि जैसे ही वो अपनी पुस्तक को खत्म कर लेगा वैसे ही वो सरेंडर कर देगा और बचे खुचे बच्चों को भी बाहर ले आएगा। एफबीआई पहले तो मान गई, लेकिन जब एफबीआई को पता चला कि जो 21 बच्चे जो उसने पहले छोड़े थे उन पर अब्यूज हुआ था, तो एफबीआई की अब मेन प्रायोरिटी यह बन गई थी कि कैसे भी करके उन बच्चों को बाहर लेकर आना, चाहे उसके लिए उन्हें डेविड कुरेश को मारना ही क्यों ना पड़े। और वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने भी इसकी मंजूरी दे दी थी। 19 अप्रैल 1993, अब 50 दिन से भी ज्यादा हो चुके थे। अब इस खेल में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की आर्मी शामिल हो चुकी थी। एफबीआई के ऑफिसर्स लाउड स्पीकर में लास्ट वार्निंग जारी करते हैं कि हम कंपाउंड में टीयर गैस छोड़ने वाले हैं, जो भी अंदर है वो बाहर निकल आए, नहीं तो उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। लेकिन जब कोई भी बाहर निकलता नजर नहीं आया तो टीयर गैस को अंदर पहुंचाने के लिए अथॉरिटी ने मिलिट्री टैंक्स का इस्तेमाल किया। इसके बदले में डिविडियंस ने भी फायरिंग करनी चालू कर दी और उसके साथ ही ब्रांच डिविडियंस एक ऐसे काम को अंजाम देना चालू करते हैं जो उस वक्त कोई भी मिलिट्री पर्सन सोच भी नहीं सकता था। डिविडियंस ने कंपाउंड के अंदर पेट्रोलियम फ्यूल को पलट दिया और कंपाउंड के फर्श पर फैला दिया, जिसका नतीजा यह हुआ कि इस झड़प में कंपाउंड के अंदर आग लग गई और देखते ही देखते वो आग लपटों का भवंडर बन गई और वो हादसा आज इतिहास बन गया। एक ऐसा इतिहास जिसे कोई भी अमेरिकन भुला नहीं सकता। अब मैं आपको थोड़ी सीरियस बात बताने जा रहा हूं। दोनों ही पक्ष, चाहे वो डेविड कुरेश था या एफबीआई, इन दोनों में कोई अंतर नहीं था। वो दोनों ही मासूम बच्चों की जिंदगी को खतरे में डाल रहे थे। दोनों ही पक्ष भगवान बनना चाह रहे थे, लेकिन इतिहास ने उन्हें यह जरूर समझा दिया कि नर्क बनाए बिना कोई भी गॉड गेम नहीं खेल सकता। 76 से भी ज्यादा डिविडियंस आग की लपटों में समा गए, जिनमें से 27 बच्चे थे। वो मासूम जानें चिल्लाती रही, तड़पती रही, लेकिन इतिहास ने अपनी उंगली चाटी और पेज पलट दिया। लेकिन जब इसके बारे में लोगों को पता चला तो लोग बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गए और अथॉरिटीज को इसका जिम्मेवार ठहराने लगे, क्योंकि इस काम को अंजाम देते वक्त काफी गलतियां हुई थी, जैसे कि आर्मी और टैंक्स का मेनलैंड पर इस्तेमाल करना। यह बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना जाता है, लेकिन फिर भी आर्मी को बुलाया गया और फिर ऐसे टीयर गैस यूज की गई जो कि फ्लेम पकड़ सकती थी। लेकिन गवर्नमेंट्स का क्या है, वो तो पल्ला किसी और के माथे पर झाड़ देती। हालांकि कोर्ट में यह प्रूव कर दिया गया था कि आग डिविडियंस की वजह से लगी थी, लेकिन सबको पता है कि वो आग किस वजह से लगी। सवाल ये नहीं कि आग किसने लगाई, सवाल तो ये है कि ये सब करके क्या किसी को फायदा हुआ। आखिर दोनों ही पार्टियां क्या साबित करना चाह रही थी। अब ध्यान से सुनना। एटीएफ फोर्स डेविड कुरेश को जब वो मार्केट में कहीं बाहर होता या अकेला होता तब भी तो दबोच सकती थी, तो क्या जरूरत आ पड़ी इतनी फोर्स का प्रदर्शन करने की। अमेरिका वैसे तो बहुत ही ज्यादा ह्यूमैनिटी की बात करता रहता है, चाहे उसके घर के अंदर ह्यूमैनिटी के नाम पर कुछ भी ना हो। नेताओं को सिर्फ पावर से मतलब होता है, उन्हें किसी की नहीं पड़ी, चाहे कोई मरे या आग में जले या कटे। क्या आपको भी यही लगता है? सोच के सोचो।